हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक स्टडी सर्कल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 BHIC 02 का। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स हैं। पहले हम जो इंट्रोडक्शन में है वहाँ पे आपके टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है, आप देख लो। व्हाट इज प्री हिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज पढ़ेंगे हम, है ना। आर्कियोलॉजी क्या है, सोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसर्च क्या क्या है, डेटिंग मेथड्स कौन कौन से हम आर्कियोलॉजी में यूज करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी क्या है। ये आपके मेन टॉपिक्स हैं। ठीक, मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में सारा का सारा चैप्टर आपका खत्म हो जाए, ताकि आपको कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सको। सबसे पहले देखो, आप प्री हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हो। प्री हिस्ट्री को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो पीरियड जिसकी कोई रिटन हिस्ट्री नहीं हो, है ना, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन हमें नहीं मिले, उसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। फिर आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री तो आप जानते ही हो, जहाँ पे आपको रिटन रिकॉर्ड्स मिले, किसी भी फॉर्म में रिटन रिकॉर्ड्स हो जिसको हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, डेसिफर हो जो रखा है या नहीं हो रखा है। फॉर एग्जांपल हड़प्पन सभ्यता का बहुत सारे जो हैं आपके डेसिफर नहीं हो रखे हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो डेसिफर नहीं हो रखी, आप जानते हो। लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड तो है ना एटलीस्ट, कि हाँ वो लोग बहुत सिविलाइज थे। उससे पता चलता है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज का यूज कर रहे थे। फिर एक पीरियड एक है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री होता है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो हमारे पैरेलल ही रह रही हैं बट इलिटरेट है। फॉर एग्जांपल आप लेके देखो, ऐसा सच तो नहीं है बट ऐसा मान के आप चलो, पुराने जमाने में जैसे है, आपकी बुक में दिया हुआ एग्जांपल सेल्टिक लोगों का। ठीक है, कि सेल्टिक लोगों की अपनी लैंग्वेज नहीं थी, रिटन लैंग्वेज नहीं थी, तो उनके बारे में लिखा था रोमन्स ने। इस तरीके से आज भी कोई कहीं ना कहीं ट्राइब्स होगी, शायद अफ्रीका में हो या अमेजोन वगैरह में हो, या हो सकता है इंडिया में भी कोई हो, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हो जिनको हम ट्राइब बोलते हैं, जो कि उनकी अपनी कोई रिटन हिस्ट्री, अपनी लैंग्वेज नहीं हो, वो अपने बारे में कुछ लिख नहीं रहे हो, तो उनके बारे में यदि कोई और लोग लिखते हैं, तो ऐसी हिस्ट्री को हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। ठीक, तो आई थिंक आपको ये तीनों डिफरेंस समझ में आ गया हो, एग्जाम में आ भी जाता है कई बार लिखने के लिए। अब सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। सोर्सेज तो बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। सोर्सेज ऑफ आपके या तो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हो सकते हैं हिस्ट्री के लिए। अगर हम सिर्फ प्री हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में बात करें, तो प्री हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या होंगे आपके। मेनली जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे हमें मिलते हैं, वहाँ पे बोन्स मिलती हैं, वहाँ पे आपके पॉटरीज मिलती हैं, या फिर ग्रेन्स मिलते हैं, है ना। एग्रीकल्चर का कुछ हमें मिलता है देखने को, बिल्डिंग्स मिलती हैं, स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो ये सारे आपके प्री हिस्ट्री के सोर्सेज होते हैं, जिनको हम देख करके एक रफ गैस लगाते हैं कि हाँ शायद इस तरीके से लाइफ होगी उस जमाने में, और उसको फिर बैक करते हैं जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज हमें मिले हैं। फॉर एग्जांपल पॉटरी को स्टडी करते हैं हम, पॉटरी किस चीज़ से बनाई, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है ना। या फिर जो दूसरे वहाँ पे ऑर्नामेंट्स वगैरह मिलते हैं हमें, उसको देख के हम कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई इकोनॉमी थी या नहीं थी, इनका दूसरी जगह से कोई लिंकअप था या नहीं। ये सब देख करके हमें पता लगाते हैं और एक प्री हिस्ट्री डेवलप करते हैं उस एरिया की। अब देखो, आर्कियोलॉजी की बात आई है कि आर्कियोलॉजिकली हम सब देखते हैं, तो आप जानते हो कि आर्कियोलॉजी जो है एज अ सब्जेक्ट इमर्ज होने लगी काफ़ी लेट से। कैसे ये डेवलप होना शुरू हुआ, क्योंकि कुछ लोगों को को एंटिक्स रखने का बड़ा शौक था पहले, है ना। आज भी बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को बोला जाता है एंटीक्विटीज। इनकी वजह से क्या हुआ, लोग जो बिजनेस में थे, है ना, क्योंकि जानते हो आप एंटीक की चीज़ें बहुत महंगी बिकती हैं, तो कोई ना कोई तो उनको बेच रहा था, इसका मतलब वो कहीं ढूंढेगा भी पुरानी चीज़ को। तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ 14-15 सेंचुरी का यूरोप में, है ना, जब रेनेसां का पीरियड था, और उसी समय में ह्यूमनिज्म भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। तो इस तरीके से आर्कियोलॉजिकल चीज़ें डेवलप होना चालू हुई, कि लोग ढूंढना चालू किए, पुरानी चीज़ें मिले हैं। या फिर इसका कहीं ना कहीं कोरिलेशन आप कह सकते हो कि इम्पेरियलिज्म से भी हुआ। जब एक देश के लोग दूसरे जगह जाकर रहने लग गए, तो उनको बड़ा क्यूरियोसिटी हुई कि इनके पास्ट में क्या था, ये लोग कैसे रहते हैं, ऐसा क्यों है ना। इंडिया में भी वही हुआ। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसी जमाने में बनाया उन लोगों ने। हाँ, और उसके तहत उन्होंने जगह जगह पे ढूंढना शुरू किया, सोर्सेज ढूंढे। सोर्सेज बहुत सारे थे हमारे पास, लिटरेरी सोर्सेज तो बहुत सारे थे,
फॉर एग्जांपल हमारे पुराण हैं, वेद हैं, अरण्यक्स हैं, है ना, संहिताज हैं, तो ये सारे तो थे ही थे, उनकी भी उन्होंने स्टडी करना शुरू की। साथ ही साथ आर्कोलॉजिकल साइट्स पे भी उन्होंने देखा कि उनको बहुत सारी आर्कोलॉजिकल साइट्स मिलना शुरू हो गई धीरे धीरे। फॉर एग्जांपल वो रेलवे बिछा रहे थे, जब आज के पाकिस्तान, उस जमाने में तो पंजाब कहलाता था वो, तो वहाँ पे जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर था उसने क्या किया कि पास में ही एक माउंट था, है ना, वहां से उठा उठा करके वो ला रहा था ईंटें और बिछाता जा रहा था। तो जो अंग्रेज ऑफिसर्स होंगे उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये कहाँ से ला रहे हैं ईंटें, कहाँ से इतनी ईंटें मिल रही हैं। वहां जाके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, तब जाके पता चला कि यहाँ तो पूरी की पूरी एक सिविलाइजेशन दबी पड़ी है। ठीक है, हालांकि हमारे लोग भी जानते होंगे उस जमाने में, बट इतने डिटेल में हमने खुदाई नहीं की थी, फिर अंग्रेजों ने पूरी खुदाई करवाई उस जगह की। तो इन जगह से हमें पता चला, हमारे धीरे धीरे हमारी जो आज की हिस्ट्री है वो डेवलप होना शुरू हुई। बीच में कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल हम इंडियंस का कहीं ना कहीं ये रहा कि हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री को उतना ज़्यादा लिखा नहीं। आप देखोगे प्री हिस्ट्री में जो एंशियंट हिस्ट्री है अपनी, वहाँ के रिसोर्सेज हैं बट उतना ज़्यादा रिटर्न फॉर्म में नहीं है। वेयर एज आप मिडेवल सोर्सेज, मिडेवल हिस्ट्री देखो आप इंडिया की, दुनिया भर के रिसोर्सेज आपके पास रिटर्न फॉर्म में है ना। जितने भी आपके मुगल हुए, चाहे दिल्ली सल्तनत के हुए, या राजपूत काल के भी लोग हैं, उन लोगों ने बहुत सारी अपनी हिस्ट्री लिखवाई है ना। स्पेशल हिस्टोरियंस होते थे जो हिस्ट्री लिखते रहते थे, उनके डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में, सोशो इकोनॉमिक जो वो डिसीजंस लेते थे, उन सब के बारे में लिखा जाता था। और मॉडर्न एरा के बारे में तो आप जानते हो, तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि प्रिंट भी आ चुका था तब तक, तो बहुत ज़्यादा उस जमाने के हमें सोर्सेज मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम एंशियंट के बारे में बात करें तो हमें मेनली क्या मिलता है, आर्टिफैक्ट से मिलता है, स्टोन बोन है ना, या फिर ड्यूरेबल पॉट्स मिलते हैं, बोन्स मिलती हैं, वुडन आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, टेक्सटाइल मिलता है हमें, यही सब सोर्सेज होते हैं। पेंट, इन सब सोर्सेज को हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल, क्योंकि इनको उठा करके हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लैब में ले जा सकते हैं, लैब में इसकी स्टडी कर सकते हैं। और कुछ एक आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन पोर्टेबल। नॉन पोर्टेबल क्या होता है, नॉन पोर्टेबल मेनली आपकी क्या है, आपकी पेंटिंग्स वगैरह जैसे हैं, है ना, पहले पुराने जमाने की पेंटिंग्स जो होती थी, या फिर आपके बिल्डिंग्स हो गई है ना, और फेंसेस हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, स्टोरेज पिट्स हो गए, तो ये सारे जो मूव नहीं किए जा सकते वो नॉन पोर्टेबल हो गए। ठीक है, ये तो आप याद रखना। अब देखो आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करने के टाइम पे उनको कुछ एक ना रिसर्च की स्टेप्स फॉलो करने पड़ती है, ये आप याद रखना। आपको हो सकता है एग्जाम में आ जाए लिखने के लिए कि स्टेप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसर्च। तो स्टेप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप है रिसर्च करना। सबसे पहले तो हम एक साइट को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, कि ऐसा थोड़ी है कि हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी खुदाई चालू कर देंगे। तो ऐसा तो मैन पावर, खुदाई करना मतलब ऐसा थोड़ी है कि फ्री में खुदाई होती है, कई लोग लगते हैं, उनको पैसा देना पड़ता है तभी तो खुदाई होती है ना, मशीन लगती है, मैन लगता है। तो आप रैंडमली कहीं भी खुदाई नहीं कर सकते हो। उसके लिए क्या करते हैं, एक साइट को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी प्रीवियस रिसर्च देखी जाती है कि वहाँ पे क्या मिला था, ऐसा कुछ वर्थ है भी कि नहीं, वहाँ पे एक्सकवेशन करने का कुछ मिला था कि नहीं मिला था, है ना। फिर लैंड रिकॉग्निशंस सेकंड स्टेप आता है। इसमें क्या करते हैं कि पर्सनली फील्ड में जाते हैं और जा करके वहां पे कुछ एक आर्टिफैक्ट्स को फाइंड किया जाता है। उससे क्या होता है, प्रॉपरली लोकेट हो जाती है कि हाँ यही वो जगह है। उसके बाद है ना, फिर हम देखते हैं वहां पे कितने ह्यूमंस हैं, क्या एक्टिविटीज होती है वहां पे, उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक, रिपोर्ट आके लाके देगा लैंड रिकॉग्निशंस करने वाला बंदा। रिकॉग्निशंस मतलब हो गया एक तरीके से आपका क्या कह सकते हो हिंदी में, कि अगर कोई अब जाकर के निगरानी करके आना, है ना, टेस्ट फिटिंग, फिर एक टीम जाती है वहां पे, अ, खुदाई करके देखती है कि कितना आर्टिफैक्ट्स मिल सकता है, कितना वर्थ है या नहीं है यहाँ पे करना। और कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह मिले जो हार्ट ऑफ द साइट हो, है ना, जहाँ पे मैक्सिमम आर्टिफैक्ट्स मिल सके, वैसी जगह ढूंढने की कोशिश की जाती है। उसके बाद फिर जब ये चीज़ें पता चल जाती है तो फिर हम फुल एक्सकवेशन करते हैं, और वहाँ इस प्रोसेस में क्या क्या किया जाता है, क्लीनिंग की जाती है, सॉर्टिंग किया जाता है, काउंटिंग किया जाता है, सैंपल्स ड्रॉ किए जाते हैं, है ना, प्रॉपर एकदम। अगर आपने कभी आर्कियोलॉजिकल, वैसे तो कहाँ देखा होगा, बट आप कभी देखना यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह, वो क्या करते हैं लेयर बाय लेयर खोदते हैं ना,
पहले नीचे की तरफ खुदाई होती है ताकि देखें कि हाँ भाई इसमें लेयर्स हैं कि नहीं है। लेयर से क्या पता चलता है हमें, जो सबसे टॉप पे होगा है ना, वो क्या होगा आपका रिसेंट होगा, और जो सबसे नीचे में चीजें मिलेंगी वो क्या कहलाती है, सबसे पुरानी होती है ना। पुरानी होगी तभी तो वो नीचे दबती चली गई दबती चली गई, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे कितनी जनरेशन्स रही हैं। ठीक, वो कितनी साल पुरानी कौन कितनी है वो तो हम फिर डेटिंग के मेथड्स अभी पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि वहां से हमें पता चलता है कि डेटिंग से पता चलता है क्या क्या एज के हैं वो। अब इन एक एक चीजों को स्ट्रेटा भी, जो एक एक लेयर्स मिल रही है उसको स्ट्रेटा बोलते हैं, ठीक है, आर्कोलॉजिकल लैंग्वेज में। और स्टडी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन बाय आर्कोलॉजिस्ट इज कॉल्ड स्ट्रेटिग्राफी। ठीक है, अब रिकंस्ट्रक्शन एंड कैटलॉगिंग। आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये आर्टिफैक्ट्स लेके आते हैं अपने लैब में, उनको एक एक को कैटलॉग करते हैं। कैटलॉग मतलब उनको स्पेशल नंबर दिया जाता है कि यहाँ से मिला था, फिर उनका साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है, स्टडी किया जाता है, फिर उसके बारे में जो उनको पता चलता है, एज का पता चलता है कि इस मटेरियल का बना है, उसका यूज क्या था और कितना ऑफन इसको यूज किया जाता था। ये सारी चीजों का एनालिसिस करके एक वो बैकग्राउंड बनाते हैं, उसके बाद फिर रिपोर्ट वो बना करके अपना देते हैं कि हाँ यहाँ के लोग से जो ये चीजें हमें मिली है उनसे उनके बारे में ये पता चलता है, ये उनकी रिपोर्टिंग में होता है। ठीक है, अब देखो आर्कियोलॉजी भी क्या है, अब तो बहुत सारे हमारे पास मेथड्स आ गए हैं, तो उन्हीं मेथड्स में से आर्कियोलॉजिस्ट इम्प्लॉय करते हैं कुछ एक साइंटिफिक मेथड। तो कुछ एक मेथड्स जो हैं रिसेंट मेथड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंक्वायरी हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। एक तो है एरियल फोटोग्राफी, है ना। एरियल फोटोग्राफी वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है क्योंकि आप ऊपर से बहुत सारी चीजें देख पाते हो जो शायद ग्राउंड पे रह के दिखाई नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है साउथ अमेरिका की नाज़का लाइन्स। ठीक, ये आप देखोगे यहाँ पे रेफरेंस में भी दिखाया हुआ फोटो, ये कई हजार सालों पहले बनाई गई थी वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स के द्वारा, और ये सिर्फ और सिर्फ आसमान से ही दिखती है कि प्रॉपरली ये मॉन्की बना हुआ है, नहीं तो ग्राउंड से तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक अच्छा आइडिया मिल जाता है जब हम ऊपर से फोटोग्राफी करते हैं, क्योंकि ऊपर से फोटोग्राफी आजकल ड्रोन वगैरह से भी होती है, तो वहाँ पे क्या पता चलता है हमें ड्रोन्स वगैरह से अप एंड डाउन जो होता है ना ग्राउंड का, उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ। फिर दूसरा जो है आपका वो है मरीन आर्कोलॉजी। मरीन आर्कोलॉजी में क्या है, हम देखते हैं कई सारी चीजें क्या है वाटर के नीचे में है। फॉर एग्जांपल खास करके समुद्र वगैरह में वाटर का सी लेवल बढ़ गया है, तो बहुत सारी जो लैंड थी और जो उस पहले जमाने में किनारे पे थी, समुद्र के किनारे थे, वो अंदर चली गई है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का अगर आप लोगोगे तो द्वारका सिटी है ना, वो समुद्र के अंदर चली गई है। और बहुत सारे शिप्स और पुराने जमाने के जो समुद्र में नीचे पड़े हुए हैं, तो उनसे भी बहुत कुछ हमें पता चल जाता है कि उन आर्टिफैक्ट्स को बाहर निकाला जाता है, उनको स्टडी किया जाता है, कौन से जमाने के थे, क्या थे, किस सिविलाइजेशन से रिलेटेड है ना। बहुत ही मुझे तो लगता है मेरा सबसे ज़्यादा पसंद मुझे मरीन आर्कियोलॉजी ही है। फिर मैग्नेटिक सर्वे किया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक सर्वे में क्या करते हैं, एक इस मेथड को हम कहते हैं मैग्नेटोमीट्री। इसमें एक स्पेशल देखो बहुत ज़्यादा इसमें आपका वो दिया हुआ है, साइंटिफिक तरीके से समझाया हुआ, बट आप इतना डिटेल में मत जाओ, आप सिर्फ जान लोगे कैसे यूज़ किया जाता है इसको। मैग्नेटिक सर्वे में क्या होता है कि हर जगह की एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, हर जगह अलग अलग वेरी करता है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट भी है अपने आप में। ठीक है, तो अगर पृथ्वी के नीचे में कुछ इसको नॉर्मली हम कहाँ यूज करते हैं, ग्रासलैंड में, क्रॉप फील्ड में, या एरियाज ऑफ ओपन सॉइल में। ठीक, इससे हमें क्या पता चल जाता है, अगर कुछ मेटल ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक, तो वो आवाज करने लग जाता है। टू मेटल डिटेक्टर देखा ना आपने, पुलिस वाले चेक करते हैं जहाँ मेट्रोज में, कहीं भी एयरपोर्ट्स वगैरह में, तो मेटल ऑब्जेक्ट्स आपको इससे आराम से पता चल जाता है। अगर कहीं ओवन हो, हर्थ हो, फिल्ड इन पिट हो, या वेल हो, फाउंडेशन हो, टॉम्स हो, अदर स्ट्रक्चर्स हो, तो भी इससे हमें कुछ आइडिया हो जाता है उस एरिया का, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने लग जाता है। ठीक है, अगर मान लो एक फील्ड में आप लगातार चला रहे हो, अगर कहीं पे फाउंडेशन होगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो जाएगा।
तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। ठीक। अब नॉर्मली जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं इस पर्पज के लिए वो है सीजियम मैग्नेटोमीटर एंड फ्लक्स गेट। ठीक, इतना ही जानो आप इसके बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं। केमिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल, देखो सॉइल का स्पेशली फॉर जब वो जाते हैं लैंड रिकॉग्निशंस करने तो वहाँ से वो क्या लाते हैं, सॉइल को लेके आते हैं और वहाँ पे सॉइल का केमिकल एनालिसिस किया जाता है। इसमें दो चीज़ें स्पेशली ढूंढी जाती है कि फॉस्फेट और पोटेशियम सॉइल में है या नहीं। अगर ये दोनों होगा तो ह्यूमन एक्टिविटी की प्रेजेंस हमें पता चल जाती है। ठीक है, फॉस्फेट एंड पोटेशियम से। डिटेक्शन ऑफ एनोमलीज इन सबसॉइल, ये कैसे है, इसमें क्या करते हैं कि एक पोटेंशियोमीटर नाम का होता है डिवाइस, उससे हम इलेक्ट्रिक करंट कहीं ना कहीं सॉइल में देते हैं और अगर कहीं भी कुछ भी इरेगुलरिटी हो, कुछ एनोमली होगी तो वो क्या करेगा, वेरिएशन आएगा उसमें, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आता है वैसे इसमें भी आएगा। ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या नहीं है। अगर कोई फाउंडेशन होगी, ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे फिल्ड इन पिट्स है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग जो वेरिएशन दिखता है पोटेंशियोमीटर से, उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ है इसके अंदर में। सेम एकॉस्टिक सिस्मिक मेथड, ये आपका मेजरली यूज किया जाता है ग्राउंड मरीन आर्कियोलॉजी में। ठीक, वहाँ पे एक साउंड वेव छोड़ी जाती है और साउंड वेव वापस आती है, रडार की तरह काम करता है ये। साउंड वेव छोड़ते हैं, टकरा के वापस आती है, उससे उनको पता चलता है कि हाँ कोई चीज है या नहीं है। और कंप्यूटर स्क्रीन पे कहीं ना कहीं वो फोटो बननी शुरू हो जाती है उस चीज की कि वो चीज कैसी है, कैसे दिखने में है, कितना बड़ा है, वो सब दिखना चालू हो जाता है। ठीक है, ये आजकल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कि आपको आप सॉइल में भी कर सकते हैं इससे। ठीक, एकॉस्टिक मशीन होती है, वो उससे साउंड भेजा जाता है सॉइल के अंदर और वहां से टकरा करके जब वो आती है साउंड वेव, तो वो आपको एक स्क्रीन पे आइडिया दिखाती है कि हाँ ये चीज कैसी हो सकती है और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ आपको इसमें कुछ करना है या नहीं करना है, एक्सकवेशन वगैरह। ठीक है, तो आप देखो ये कुछ एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, आर्टिफैक्ट क्या होता है। आर्टिफैक्ट मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं, पोर्टेबल, नॉन पोर्टेबल। फिर स्टेप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, आप अच्छे से करके जाना, ये आने का सबसे ज्यादा चांस है ये वाला, ये जो ब्रैकेट में पढ़ा हुआ है ना, हमने पढ़ा था कौन कौन से स्टेप्स हैं, रिसर्च करना, लैंड रिकॉग्निशंस करना, टेस्ट पिटिंग करना, फुल एक्सकवेशन करना, फिर रीस्ट्रक्चरिंग एंड कैटलॉगिंग, एनालिसिस करना आर्टिफैक्ट्स का, रिपोर्टिंग करना। ये 7 स्टेप्स होते हैं। ठीक, हाउ हैज द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी प्रोग्रेस्ड इन रिसेंट टाइम, तो कैसे हुआ, आप ये जो मेथड्स हमने पढ़े हैं इन सबको आप थोड़ा थोड़ा इसमें लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आर्कियोलॉजी कैसे डेवलप हुआ है ये आप बता सकते हो। अब मेजर चीज आती है कि डेटिंग करना, कोई भी आर्टिफैक्ट आप लेके आए हो वहां से, तो उसको आप डेट तो दोगे ना, हाँ कि कब का है ये, कितना पुराना है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई ये चीज कितनी पुरानी है, अगर हमें कोई चीज मिली है कब की है ना। तो इसके लिए हम अगर मान लो वहां पे कुछ हमें लकड़ी की चीज मिली है, तो आप देखोगे लकड़ी के ना जो पेड़ होता है उसमें एनुअल ग्रोथ रिंग्स होती है। मैं आपको इसका दिखाता हूँ, फोटो दिखाता हूँ, एनुअल ग्रोथ रिंग्स, एनुअल ग्रोथ रिंग्स, ये देखो आप, ये देख रहे हो, ये देखो, ये जो है ट्री में कहीं ना कहीं ऐसी एनुअल ग्रोथ रिंग बनती रहती है हर साल। ठीक है, ये हमारे अंगूठे के छाप जैसे, इससे हमें पता चलता है जितनी रिंग्स मतलब उतने साल उसके हो गए, उसको उतने साल हो चुके थे पेड़ को, है ना, उतने साल पेड़ को पुराना है। ठीक, तो ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है कहीं ना कहीं। बट इसमें एक लिमिटेशन ये हो जाती है कि ट्रीज की जो एनुअल जो ये होती है रिंग्स बनना, ये बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करती है। स्पीसीज खुद तो एक तो है स्पीसीज पे कि हो सकता है कोई ट्री का 2 साल में एक बार बनती हो, किसी के 1 साल में एक बार बनती है ना। तो इस पे भी डिपेंड करता है, प्लस क्लाइमेट पे, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी। तो इस पे उतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते, डिपेंड नहीं रह सकते हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी पे।
और इस मेथड से हम वुड की जो एज है वो कम से कम 8000 ईयर्स बैक तक बता सकते हैं। ठीक है। फिर सबसे रिलायबल जो आप नाम सुनते आए होंगे वो कार्बन 14 रेडियो कार्बन डेटिंग का है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा साइंस है, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 हर जगह मिलता है, नॉर्मली वही एग्जिस्ट ही करता है हर जगह, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म में कार्बन 14 भी होता है। ठीक है। वो कार्बन 14 जो ये वाला है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है कि रेडिएशन छोड़ता रहता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है एटमॉस्फेयर में, और ये जो है कहीं ना कहीं हर बॉडी के अंदर होता है, हमारे बॉडी में भी होता है। अब जैसे ही कोई चीज मरती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान मर जाता है अचानक, तो क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव जो कार्बन होता है उसकी बॉडी में, ये धीरे धीरे डीके करने लग जाता है। ठीक है, रेडिएशन छोड़ना शुरू कर जाता है, रेडिएशन छोड़ छोड़ के डीके करना शुरू होता है। और ये डीके, रिसर्च से हमें ये पता चला है कि ये अपने हाफ लाइफ जो है, अपने आधा 5730 साल में ये आधा होता है। ठीक है, ये हमें पता है एक्सपेरिमेंटली। तो जब हम उसका एनालिसिस करेंगे कार्बन 14 का किसी भी बोन से या फिर किसी भी एनिमल से या पेड़ से, तो हमें पता चल जाता है उसकी एज कितनी है, क्योंकि कार्बन 14 उसकी बॉडी में कितना बचा हुआ है उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये इतने साल पुरानी चीज है। ठीक, इसका ज्यादा, ये 50,000 से 80,000 ईयर्स तक के लिए बहुत ही रिलायबल है। ठीक, इतने पुराने तक का ये आराम से बताया था बहुत ही एक्यूरेटली। लेकिन हमें तो हो सकता है बहुत पुरानी चीज भी मिल जाए, हो सकता है लाखों साल पुरानी चीज मिल जाए। ये तो 80,000 साल तक का ही बता पा रहा है, 50,000 से 80,000 साल तक का एक्यूरेटली बता पा रहा है, तो उसके आगे का क्या होगा। तो उसके आगे के लिए भी है पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड। ठीक, ये भी आपका वही है, K40 जो है धीरे धीरे कन्वर्ट होता है किसमें, आइसोटोप ऑफ K40 जो है धीरे धीरे रेडिएट करके कन्वर्ट हो जाता है आर्गन में। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, आप देखो जो रॉक्स वगैरह होती है ना, जब बनती है वो, तो क्या लावा से बनती है, तो जब वो लावा में आती है तो आर्गन 40 जो है कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, ट्रैप तो रहती है, तो आर्गन 40 उड़ जाती है, लेकिन बाकी जो ट्रैप होती है वो कहीं ना कहीं K40 में हम बदल जाती है। तो हम जानते हैं K40 का हाफ लाइफ ईयर कितना है, 1.3 बिलियन ईयर्स है, मतलब 13 लाख साल है। तो हम इस तरीके से जो भी हमें रॉक्स मिलती हैं उसमें हम K40 टू आर्गन 40 का रेशियो निकालते हैं, और हमें पता चल जाता है कि ये जो चीज है बनी हुई रॉक की, ये कितनी पुरानी बनी है। ठीक, फिर पैलियोमैग्नेटिज्म आता है। अब देखो इसमें एक चीज बताई गई है पैलियोमैग्नेटिज्म में, पैलियो मतलब हो गया पुराना, मैग्नेटिज्म तो आप जान रहे हो चुंबक, चुंबकीय, चुंबक तो चुंबकीय हो गया, मैग्नेटिज्म में आप समझिए, हिंदी में मेरे को एग्जैक्ट नहीं आ रहा, पुराना मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब देखो एक, अभी पृथ्वी का जो आज की डेट में जो पृथ्वी का नॉर्थ पोल है ना, वो कभी साउथ पोल होता था, और ऐसा कई बार हो चुका है पृथ्वी के पास्ट में, है ना। हर कुछ सालों में पृथ्वी का नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है, ये एक नॉर्मल चीज है और ये होता ही रहता है। तो लेकिन जब भी ऐसा होता है तो हमारे जो कोई भी चीज है, कोई भी चाहे वो क्ले हो, चाहे वो आपका रॉक हो, उसमें ये जब वो रॉक बन रही होती है ना, तो उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी पे था, है ना, चाहे वो सपोज उस समय आज के नॉर्थ की तरफ नहीं था, साउथ की तरफ था मैग्नेटिज्म, तो वो रिकॉर्ड हो जाता है उसमें। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे, हम कुछ क्ले में मान लो हम मिट्टी का कुछ बना रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, तो जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसमें वो परमानेंट हो जाता है वो। ठीक है, मैग्नेटिज्म फिक्स हो जाता है, वो आज के हिसाब से फिक्स हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई, बाद में हम क्या करते हैं, इन चीजों का एनालिसिस करते हैं उसका, ठीक है, ले जा करके, और देखते हैं कि उस जमाने जो चीज आर्टिफैक्ट हमें मिला है उसमें वो मैग्नेटिक पोल जो है वो किस डायरेक्शन में है, और हमारे पास ज्योग्राफिकल रिकॉर्ड है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं आपका VGP कर्व। ठीक, ये याद रखना आप, वर्चुअल मैग्नेटिक पोल कर्व।
ठीक, ये हमारे पास रिकॉर्ड बनाया हुआ है जियोलॉजिस्ट लोगों ने। ठीक है, जियोलॉजी वाले वो लोग होते हैं जो रॉक्स वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं। तो इन्होंने क्या बनाया हुआ, पूरा कर्व बनाया हुआ है, इनके पास पूरा रिकॉर्ड है कि कब पृथ्वी का ऐसे रिवर्स हुआ था, कौन से साल में हुआ था, कौन से साल में कहाँ पे था। इन लोगों ने बहुत डिटेल में रिसर्च करके ये चीज़ें रिकॉर्ड बनाई है। और हम आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस क्या करेंगे, डायरेक्टली अपना जो एनालिसिस के लिए देंगे, वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से साल के लिए था, जो आर्टिफैक्ट है उसमें कब का मैग्नेटिज्म फील्ड होता है ना, हमें पता चल जाएगा रिकॉर्ड के थ्रू। अब एक ये लास्ट आता है थर्मोल्यूमिनेंस। देखो, इनमें से कोई भी मेथड आपको लिखने को आ सकता है, ठीक है, कि इसके बारे में लिखो। मेरे को लगता है सबसे ज्यादा चांसेस आते हैं आपके पैलियोमैग्नेटिज्म लिखने के लिए, और थर्मोल्यूमिनेसेंस आएगा आपको लिखने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ भी लेना। आपकी बुक में बहुत कम दिया हुआ है, इसलिए मैं भी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। अगर कोई सोर्स से आप पढ़ सको तो और भी बेटर है, नहीं तो जितना मैंने समझाया कोशिश करो कि उतना ही लिख के आ जाओ। ठीक, थर्मोल्यूमिनेसेंस ये भी एक तरीके से पैलियो मैग्नेटिज्म के तरीके से ही होता है। हर देखो, हमारे बैकग्राउंड में ना लगातार कॉस्मिक रेडिएशन चलती रहती है। ठीक है, सन से जो हमारे पास लाइट आ रही है वो भी एक तरीके की रेडिएशन है। ठीक, यूवी रेडिएशन होती है ना, उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन होती है जिससे गर्म होता है। यूवी रेडिएशन सब बोला जाता है बच्चों है ना, सिर्फ हम लाइट देख पाते हैं जो उसका यूज कर रहे हैं। प्लस कॉस्मिक रेडिएशन भी बहुत सारा होता है। सन तो एक बहुत छोटा सा स्टार है हमारा, जो हमारे सबसे पास है। ऐसे बहुत सारे स्टार्स आसपास में हैं यूनिवर्स में। प्लस बहुत सारे दूसरे टाइप के स्टार्स होते हैं जो मर रहे होते हैं, उनसे रेडिएशन आती रहती है हमारे पास। ठीक है, तो वो रेडिएशंस लगातार आती रहती है हमारे ऊपर। और उन रेडिएशन से होता क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं है ना, और उनमें से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता रहता है लगातार। ठीक है, क्वार्ट्ज वगैरह जो मिनरल्स हम यूज करते हैं, उन सब में से कहीं ना कहीं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है। ठीक है, टकरा करके। और पृथ्वी पे और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल भी है अपने पास। फॉर एग्जांपल यूरेनियम है बहुत सारा पृथ्वी पे, थोरियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब के सब एक तरीके से आपके रेडिएशन छोड़ते रहते हैं है ना। और इनकी वजह से भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है चीजों में, वो डिस्प्लेस हो के क्रिस्टल में जगह होती है। ठीक है, वहां पे जाकर के इंट्रैप हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। ठीक, फॉर एग्जांपल हमने कोई क्ले लिया, उसको पॉटरी में कन्वर्ट किया, ठीक है, गर्म किया हमने उसको। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 गर्म करेंगे तो उस समय उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे थोड़ी देर बाद वो गर्म होकर हमें दिखता है, चमकता रहता है काफी देर तक है ना। जब हम उसको गर्म करते हैं तो काफी देर तक वो एनर्जी रेडिएट करता रहता है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं, हमने जो एनर्जी दी है उसकी। तो वो लाल होकर दिखता रहता है हमें, फिर धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है, फिर नहीं दिखता है। इसी तरीके से लेकिन होता क्या है, फिर उस पर लगातार कॉस्मिक रेडिएशन का असर होता रहता है। और कॉस्मिक रेडिएशन क्या करती है, उस पर अटैक कर करके उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसमें बहुत सारी खाली जगह होती है। आपने बचपन में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा है साइंस का, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एटम में होता है वो खाली होता है ना। और बहुत ही कम जगह पे आप उसका न्यूक्लियर मास होता है और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ मूव करते रहते हैं। तो ज़्यादातर जगह जो होती है एक एटम में खाली होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल करके एक पूरा जो लैटिस स्ट्रक्चर बनता है वहाँ जाकर के रुके रहते हैं, इवेट करते रहते हैं कि कहीं से हमें एनर्जी मिले और हम बाहर निकले फटाक से। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब हमें पॉट वॉट मिलता है कुछ, तो हम उसको भेजते हैं कहाँ, लैब में भेजते हैं। और वहाँ उसको क्या किया जाता है, फिर से एनर्जी दी जाती है, हीट किया जाता है, कुछ भी करके उसको एनर्जी दी जाती है। और उस एनर्जी से जब वो रेडिएशन बाहर निकलने लग जाती है तो हमें पता चलता है कि उसमें से कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंटली। और हम फिर उससे पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये कितनी साल पहले ये चीज बनी होगी, इसमें कितने साल पहले से ये इंट्रैप्ट थी ये एनर्जी। जब बना होगा तभी वो एनर्जी छोड़ा था, उसके बाद से तो लगातार इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट ही हो रहे हैं। अब वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो इसका मतलब हम उसका पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये इतने साल पहले बना था। ये थोड़ा सा साइंटिफिक ज़्यादा है, बट आपको जानना नहीं है। आप बस डायरेक्ट लिखो कि हाँ, हम लैब में भेज दें, लैब में वहाँ पे उसको एनर्जी दे के हीट करते हैं और जो
इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको वो पता लगाया जा सकता है उससे कि हाँ इसकी एज कितनी है। बस आप इतना ही लिख के आ जाओ, ठीक है। अब आ जाता है आपका लास्ट टॉपिक, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एक बिल्कुल अलग ब्रांच है जहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं डेफिनेशन के हिसाब से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन एंड देयर कल्चर, ठीक है। अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन एंड देयर कल्चर, अब कल्चर में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कल्चर में तो हमारा आपका रिलीजन भी आता है, सोसाइटी भी आती है, आपका पॉलिटिक्स भी आता है, आपका इकोनॉमिक्स भी आता है ना, और साइंस भी आता है, साइंटिफिक डिस्कवरीज क्या क्या हुई, उनका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे लाइफ में। मतलब एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप ह्यूमन की हर चीज के बारे में पढ़ते हो, चाहे वो बायोलॉजिकल बारे में हो, चाहे उसके लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हो। तो एंथ्रोपोलॉजी में मतलब आप सब कुछ पढ़ते हो, सोशियोलॉजी भी पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस भी, इकोनॉमिक्स भी, बायोलॉजी भी, है ना, और इन्वायरमेंट भी उसका पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो आप उसके बारे में, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट दोनों एक साथ काम करते हैं। जब भी आर्कियोलॉजिस्ट को कहीं पे कुछ मिलता है तो वो कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बुलाते हैं कि उनको कहीं, वो इतने सारे चीजों में एक्सपर्ट होते हैं कि वो देख करके बता सकते हैं कि हाँ ये जो आपको साइट मिली है ये शायद इस जमाने की होगी, यहाँ पे जो लाइफ है शायद ऐसी होती होगी, वो ये यूज करते होंगे। उनका गेस बहुत एक्यूरेट होता है कहीं ना कहीं। तो उनके भी रिसर्च स्टेप्स होते हैं जो कि हम यहाँ पे देखेंगे 5 स्टेप्स में होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, टू डिटरमाइन वेदर डिस्कवर्ड आर्टिफैक्ट इज अ बोन और नॉट, ठीक, सबसे पहले वो ये देखते हैं। फिर डेटिंग करवाते हैं वो कि क्या डेट्स है, वो गेस करते हैं कि शायद इतना पुराना होगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफन डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट डेट ऑफ अ स्केलेटन बाय द कंटेक्स्ट ऑफ डिपोजिशन। अब वो क्या करते हैं, आपको देखा मैं बता रहा हूँ कि वो सब चीज पढ़ते हैं, तो इवन ज्योग्राफी भी देखते हैं, वो जियोलॉजी भी पढ़ते हैं, है ना, ह्यूमन कल्चर के तहत। तो कितनी डीप मिला है तो उनको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि हाँ भाई इतना डीप है तो इतनी मिट्टी इसके ऊपर जमा होने में कितने साल लगे होंगे। तो उससे वो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट डेट बता देते हैं कि हाँ मे बी इतना साल पुराना तो है ही है ये, ठीक। फिर लोकेशन, पोजीशन, कंडीशन ऑफ द बॉडी से भी वो क्लू बता देते हैं कि हाँ शायद इनकी सभ्यता में ऐसा होता होगा, इनकी प्रैक्टिसेस ये सारी रहती होंगी, ठीक। एंथ्रोपोलॉजिस्ट अटेम्प्ट एट डेवलपिंग अ बायोलॉजिकल प्रोफाइल। फिर वो देखते हैं कि ये उनकी बोन्स को देख के वो कहते हैं कि हाँ भाई ये सबसे पहले तो ह्यूमन है या नहीं है, किसी और चीज की है, कौन से जानवर की है, वो बताते हैं। वो कुछ एक उनमें जो एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपर्ट होते हैं बायोलॉजिकल वाले, फिर वो बताते हैं उनके देख के वो मेल है फीमेल है, क्या एज होगी अप्रोक्सीमेटली, और किस कारण से मरा होगा मे बी, वो भी कुछ कहीं ना कहीं वो बता देते हैं बोन्स को देख करके, ठीक है। फिर फाइनली तो ये होता है कि वो लैब में ले जाते हैं, उसको डिटेल में स्टडी करते हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट फाइल करते हैं, ठीक। अब पढ़ेंगे हम लोग ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। इसमें मेजरली 3 ही ब्रांच है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जिसको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं, फिर है कल्चरल और सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी बोल सकते हैं उसको, तीसरी है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। अब इन तीनों में क्या क्या करते हैं हम, सबसे पहले बायोलॉजिकल, जैसे कि नाम ही बता रहा है, इससे हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को फर्दर क्लासिफाइड किया गया ह्यूमन बायोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी एंड पैलियो एंथ्रोपोलॉजी। ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी में तो हम पूरा का पूरा ह्यूमंस के जो बायोलॉजिकल है उसके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम डेवलप हुए, है ना, फ्रॉम जो बोला जाता है कि हम एक टाइप की एप थे, तो हम वहाँ से कैसे डेवलप हुए हैं, कैसे हम आज की डेट में होमो सेपियंस हैं, जो हमारे इन पैरेलल निएंडरथल्स हुआ करते थे हमारे क्लोजेस्ट, है ना, उनके साथ हमारे कैसा रिलेशन था, क्या क्या सिमिलैरिटीज थी, हम पूरा का पूरा जेनेटिक से रिलेटेड जो है और नॉन कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो सब का सब हम ह्यूमन बायोलॉजी में पढ़ते हैं। प्राइमेटोलॉजी, इसमें हम देखते हैं कि हम जो है लर्निंग अबाउट द कैपेबिलिटीज एंड बिहेवियर ऑफ पैटर्न्स ऑफ प्राइमेट्स, आवर क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स, टू अंडरस्टैंड लाइव्स ऑफ आवर अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर्स। हम प्राइमेट्स की पढ़ाई करते हैं जो हमारे पुराने पूर्वज थे, है ना, और जो करीबी है, फॉर एग्जांपल चिंपैंजी है, और आपके कौन है, मंकीज वगैरह है जो करीबी हैं हमारी बहुत ज़्यादा,
उनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की जाती है इस बारे में, और देखा जाता है कि हाँ उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या बिहेवियर पैटर्न है, और किस तरीके से हम डेवलप हुए उनसे, और वो कैसे धीरे धीरे हम लोग डिफ्रेंशिएट हुए और कैसे हम आगे बढ़े, ये देखा जाता है प्राइमेटोलॉजी में। फिर पैलियो एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ पे आप फॉसिल रिकॉर्ड्स देखते हो अर्ली ह्यूमंस का, है ना, और हम क्या क्या कर रहे थे, कहाँ कहाँ हमारा मिला है, और आप देखते हो कि बहुत सारे टाइप के ह्यूमंस मिले हैं, है ना, लगातार हम इवॉल्व होते रहे, जैसे हम आज दिखते हैं वैसे हम हमेशा नहीं थे। पहले हमारी शायद 10 बोन्स भी थी, हमारे हाथ लंबे लंबे थे, हमारे उंगलियां लंबी लंबी होती थी, क्योंकि हम शायद पेड़ पे लटकते थे पहले, है, ज्यादा गठीला शरीर होता था बहुत पहले, और हाइट भी कम होती थी शायद। लेकिन धीरे 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 बहुत सारे हमें फॉसिल्स मिले हैं, और उनकी स्टडी करके हम जान पाए कि हमारा किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। तो ये तो है आपकी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आप जानते हो कि दुनिया में कितनी सारी सोसाइटीज हैं आज की डेट में, और सबका अपना अलग अलग सोशल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, मैरिज सिस्टम है, किनशिप सिस्टम है ना, और उनकी इकोनॉमिक अपनी अपनी हिसाब से ढली हुई है हर किसी की। तो ये सब कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहीं ना कहीं स्टडी करते हैं और कंपेयर करते हैं, और खास करके इसमें क्या होता है कि हम प्रेजेंट में, अब आज की सोसाइटी में ही, जैसे मैं मान लो आज की डेट में मैं सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनता हूँ, तो मैं कब की सोसाइटी को कंपेयर करूँगा, जो आज मेरे आसपास की सोसाइटियाँ उन्हीं को ना। फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा कि हाँ भाई, गुजरात में शादियाँ कैसे होती हैं, बंगाल में कैसे होती है, साउथ इंडिया में कैसे होती है, किस तरीके से लड़के को ढूंढा जाता है, रिलेशंस शादी के कैसे बनते हैं, हाँ, या फिर कुछ एक त्योहार है तो वहाँ कैसे मनाया जाता है, एक ही त्योहार अलग अलग जगह कैसे मनाया जाता है, अगर वहाँ पे किसी एक चीज़ को ज़्यादा पूजा की जाती है, क्यों की जाती है, तो ये सब चीज़ें इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। या फिर इकोनॉमिक में देखो तो पैटर्न अलग अलग है, इकोनॉमी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से वर्क कर रही है। फॉर एग्जाम्पल साउथ में देखो आप, इकोनॉमी वहाँ अलग तरीके से फंक्शन कर रही है, नॉर्थ में अलग तरीके से। अगर हम खाने का एग्जाम्पल लेके देखें, साउथ में देखो डोसा होता है, बड़ा होता है, इडली होता है, वहाँ लोग नॉर्मली यही खाते हैं, है ना। लेकिन नॉर्थ में ये ओकेजनली है, रोज नहीं खाते हम लोग। इडली साउथ में हो मैं भी साउथ में रहा हूँ, तो मेरे को पता है इडली वो रोज सुबह खाते हैं लोग ज़्यादातर, हर किसी का नहीं होगा लेकिन ज़्यादातर लोग खाते हैं। बट ऐसा हमारा तो नहीं है, हम रोज सुबह इडली तो नहीं खाते। तो इकोनॉमिकली डिफरेंसेस दिखते हैं, है ना? ठीक। फिर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, इससे तो बहुत कुछ पता चल जाता है। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं लोग एक दूसरे से आपस में। लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन का ही तो मेथड है। कैसे ये डेवलप हुआ, क्या सिमिलैरिटीज थी, और अगर सिमिलैरिटीज इनकी लैंग्वेज में है तो कहीं ना कहीं इनके बीच में रिलेशन भी रहा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आ जाती हैं, ठीक। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हों, और मैंने पूरी कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी खत्म करूं। जो बुक हम रेफर कर रहे हैं वो आपकी यही PHIC 102 की है, इग्नो की बुक है, और होप आपके सबके पास हो। नहीं भी हो तो आप इग्नो की वेबसाइट पे जाकर के आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वो सारे के सारे आपके चैप्टर्स यहीं पे मिल जाएंगे। जय हिंद।